Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about fossilization in plants, fossilization in gymnosperm. बच्चों, इसके पहले वीडियो में फॉसिलाइजेशन के पहले वीडियो में मैं जिम्नोस्पर्म के जो फॉसिलाइजेशन है उसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी हूँ और उसके आगे मैं इसके टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। फॉसिलाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें पादप अथवा जंतु अवशेष जीवाश्मों में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। प्राचीन काल में पादपों के विभिन्न अंगों का जीवाश्मीकरण अवसादी चट्टानों के जमाव के साथ प्रारंभ हुआ तथा अनवरत रूप से चल रहा है। पौधे के विभिन्न अंगों का जीवाश्मीकरण या तो जहाँ वे उगते हैं वहीं हुआ, जैसे यूरोपीय कोल वनों में, या इन्हें हम क्या कहते हैं, इन सीटू फॉसिलाइजेशन कहते हैं। और अगर वे जल के बहाव के साथ नदियों के मुहानों पर पहुँचे और वहाँ जाकर जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, जैसे भारतीय गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स में हुआ है, तो इन्हें हम बोलेंगे एक्स सीटू फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जीव द्रव्य अंतर वस्तुएं जो होती हैं वो विलुप्त हुई। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इसके विलुप्त हुए। उसके पश्चात मुलायम मृदुत की कोशिकाएं नष्ट हो गई। इसके बाद क्यूटिन युक्त तथा द्रवोत्कीय कठोर काष्ठीय ऊतकों का सर्वाधिक जीवाश्मीकरण हुआ। उन्हीं के आधारभूत संरचनाओं से सूचना एकत्र करना संभव हुआ। जीवाश्मीकरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन सबसे अधिक कठिनाई पैदा करते हैं। दूसरी भारी कठिनाई अवसादी चट्टानों का ऊपर से दबाव था। दबाव से पानी बाहर निकल जाने से ऊतकों के बीच खाली स्थानों में कमी होती जाती है तो जीवाश्म चपटा होता जाता है। जीवाश्म की प्रकृति पर समय विशेष में उपस्थित वातावरण की दशाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ फॉसिलाइजेशन। जीवाश्मीकरण से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए, एक तो रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरी दी गई इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी के अनुसार जीवाश्मीकरण पादप अंगों में पाए जाने वाले अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित विभिन्न खनिज के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन की क्रिया होती है। ये तो है रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी कि प्रतिस्थापना सिद्धांत। दूसरी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, अंतः संयंत्रण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सेल वाल द्वारा खनिज पदार्थ अंदर प्रवेश कर वहाँ जम जाने से के कारण जीवाश्मीकरण होता है। पौधों के भूमि में दब जाने से उसका आंशिक विघटन होता है। इसके स्वतंत्र हुई कार्बन डाइऑक्साइड अंतः संयंत्रित होकर कैल्शियम मैग्नीशियम से क्रिया करके कार्बोनेट्स बनाती है। जीवाश्मीकरण के आधार पर जीवाश्म को 6 प्रकारों में विभाजित किया। इससे पहले वाले वीडियो में आपको कंप्रेशंस के बारे में बता चुकी हूँ। कंप्रेशन यानी संपीडाश्म, संपीड जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक दबाव के कारण चपटे हो जाते हैं और एक कार्बनी फिल्म के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ये कंप्रेशन ऑफ लेपिडोडेंड्रन दिख रहा है, ये पत्थर के अंदर है, पत्थर को जब खोला तो अंदर ये चपटे जीवाश्म दिखाई दिए। दूसरा पेट्रिफिकेशन और मिनरलाइज प्लांट।
पेट्रीफेक्शन में आपको पिछले वीडियो में पेट्रीफेक्शंस के बारे में समझा चुकी हूँ। अश्मीभूताश्म, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्मिक ऊतकों का पत्थर में रूपांतरण। यद्यपि पेट्रीफेक्शन की वास्तविक विधि पूर्ण ज्ञात नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि कार्मिक अणुओं की खनिज अणुओं द्वारा प्रतिस्थापना दर अणु नहीं होती है। पेट्रीफेक्शंस हैं ये। पेट्रीफेक्शंस दो प्रकार के होते हैं, कोल बॉल्स एंड मिनरलाइज्ड प्लांट्स। ये कोल बॉल का डायग्राम आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब थर्ड है इसका इम्प्रेशन मुद्राश्म। इम्प्रेशन मुद्राश्म ऐसे जीवाश्म प्राय किसी पादप अंगों की केवल छाप इम्प्रेशन मात्र ही होते हैं। इट इज नेगेटिव प्रिंट ऑफ एक्चुअल प्लांट मटेरियल विच डिसऑर्गेनाइज एंड इम्प्रेशन इज लेफ्ट। यानी कि ये पादप अंगों की छाप मात्र ही होते हैं। देन क्ले इज कवर्ड इनटू ए रॉक, जो मिट्टी ये रॉक से कवर हो जाती है, एंड रिसेंबल विद द पार्ट प्रिजर्व। इट इज़ डार्क इन कलर देन द रॉक सरफेस। ये रॉक सरफेस से कलर में डार्क दिखाई देता है। इट इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट पार्ट लाइक स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। ये प्लांट पार्ट के एक्सटर्नल फीचर लीफ, स्टेम और फ्लावर्स के बारे में स्टडिंग करने के लिए यूज़फुल होता है। द ओनली ड्रॉबैक इज सेलुलर डिटेल आर नॉट लेफ्ट। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसमें सेलुलर डिटेल इसमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे जीवाश्म प्राय किसी पादप अंग की केवल छाप मात्र ही इम्प्रेशन ही होते हैं। इसमें पादप के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है, परंतु पत्तियों के शिराविन्यास आदि का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। जब पत्तियां तथा अन्य कार्मिक भाग अर्धतरल मिट्टी में सेमी स्टिफ क्ले पर गिरते हैं तो वह मिट्टी चट्टान या पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। तब ये छाप चिरस्थायी हो जाती है। मुद्राश्म चट्टानों से घेरे रंग के होते हैं। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इम्प्रेशन ऑफ न्यूरोप्टेरिस लीफ, जिसमें इसकी मिडवेन भी क्लियर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट इनक्रेस्टेशन, कास्ट और इनक्रेस्टेशन, परपटाश्म या साचाश्म। हम नेक्स्ट पे आते हैं कास्ट और इनक्रेस्टेशन। ऐसे जीवाश्मों में पौधे की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म हैं। ऐसे जीवाश्म बनने में पौधों या पौधे के अंग रेत या कीचड़ से ढक जाते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉसिल प्लांट, फॉसिल प्लांट की अध्ययन के लिए ये उपयोगी है। द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ प्लांट इज प्रिजर्व्ड एज कास्ट बट इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। कास्ट इज द परफेक्ट रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल स्पेसिमेन सराउंडिंग मटेरियल ऑफ द mold forms incrustations, while the rock material surrounded by incrustation is called the cast. Cast of whole trunk, stumps and seeds are usually formed when the plant part decay. ऐसे जीवाश्मों में पौधे की आकारिका का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म में
ऐसे जीवांश बनने में पौधे या पौधे के अंग रेत या कीचड़ से ढक जाते हैं, मड से ढक जाते हैं। कुछ समय में भीतर उपस्थित पादप सड़ जाते हैं, जिससे एक खोखली रचना बन जाती है। इस खोखली रचना में चट्टान रॉक फॉर्मिंग पदार्थों का जमाव हो जाता है। ये पत्थरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे जीवाश्मों में पादप की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे मॉडल हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से बनाते हैं, ठीक वैसे ही सांचों में हमें ये जीवाश्म मिलते हैं। जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉडल बनाते हैं, ठीक वैसे सांचों में ये जीवाश्म या कास्ट मिलते हैं। कास्ट मीन्स सांचा। अब ये दिखा रहे हैं कास्ट ऑफ स्टिग्मेरियन स्टम्प। इसका कास्ट स्टिग्मेरिया का सांचाश्म इसने पिक्चर में दिखाया है, जिसमें राइजोफोर दिखाई दे रहे हैं नीचे हमको आराम से। ये कास्ट है, इसका सांचा है जिसमें राइजोफोर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आते हैं कंपैक्टेशन और ममीफाइड प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, कंपैक्टेशन और ममीफाइड प्लांट्स यानी सहननाश्म या ममीभूताश्म। कंपैक्टेशन में पादप अंगों पर अनुदैर्ध्य दाब पड़ने से जीवाश्मों का कंपैक्टेशन या ममीभूताश्म कहते हैं। ये पीट, लिग्नाइट, कोल नामक खनिजों में पाए जाते हैं, जिनका परिच्छेदन द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। These are plants or fragments compressed by vertical pressure। पादप अंगों पर अनुदैर्ध्य दाब पड़ने पर बने जीवाश्मों को कंपैक्टेशन या ममीभूताश्म कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपैक्टेशन। पादप अंगों पर अनुदैर्ध्य दाब वर्टिकल प्रेशर पड़ने पर पड़ने से बने जीवाश्मों को कंपैक्टेशन या ममीभूताश्म कहते हैं। Masses of plant fragments without intervening matrix, example peat, lignite, coal, plant structure like leathery leaves, hard fruits and seeds are preserved in mummified forms. Chemical substances can be infiltrated in such fossil and sectioning is done for microscopic studies। पादप अंगों पर अनुदैर्ध्य दाब पड़ने से बने जीवाश्मों को कंपैक्टेशन या ममीफाइड जीवाश्म कहते हैं। ये पीट, लिग्नाइट, कोल नामक खनिजों में पाए जाते हैं, जिसका परिच्छेदन द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। Actual remains of hard parts bones, teeth, shell or woody tissue are well preserved because the hard part are resist to decay while soft part are destroyed. These fossils are embedded in sedimentary rocks। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं और ये सच ऐसे के ऐसे ही
प्रिजर्व हो जाते हैं। बोन्स, टीथ, शेल और वुडी टिश्यू आर वेल प्रिजर्व्ड बिकॉज द हार्ड पार्ट रेजिस्ट टू डिके, while soft are destroyed. These fossils are embedded in sedimentary rocks. Leaf coal or paper coal, they are thin dead leaves dispersed in organic matrix. Inner tissue of leaves are destroyed and there is a layer after layer of cuticle. नेक्स्ट हम आते हैं एम्बर। एम्बर भूतकाल में कोनिफेरस वृक्षों जैसे पाइनस, एबीज, सिट्रस आदि से स्रावित रेजिन फॉसिल के रूप में मिलते हैं। इनके भीतर छोटे छोटे कीट, बीज तथा अन्य अंग अपने प्राकृतिक स्वरूप में परिरक्षित रहते हैं। ऐसे रेजिन फॉसिल्स को हम एम्बर कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज एम्बर फॉसिल? एम्बर फॉसिल किसे कहते हैं? दे आर रेजिनियस एक्सक्रीशंस ऑफ सर्टेन फॉसिल कॉनिफर विच फ्लो ड्यू टू इंजुरीज केस्ड बाय इंसेक्ट एंड decaying branches. They fall on forest floor and get hardened and accumulated over for long period and shape take by it called ember. Several small insects, animal, small plant are preserved in this resin. Ember is also considered as type of fossil. भूतकाल में कोनिफेरस वृक्षों जैसे पाइनस, एबीज, सिट्रस आदि से स्रावित रेजिन फॉसिल के रूप में मिलते हैं। ये पृथ्वी पर फॉरेस्ट फ्लोर पर गिरते ही हार्ड हो जाते हैं। इनके भीतर छोटे कीट, बीज तथा अन्य अंग अपने प्राकृतिक स्वरूप में परिरक्षित रहते हैं। ऐसे रेजिन फॉसिल को हम एम्बर कहते हैं। Chemical fossils, chemical like amino acid, chlorophyll, hydrocarbon, etc. may be found in free form in rocks or in petrifactions. ये रासायनिक पदार्थों जैसे CaCO3, S तथा लो लवणों के जमाव से बने होते हैं। Chemical like amino acid, chlorophyll, hydrocarbon may be found in free form in rocks or in petrifactions. Any organism connected with an ancient organism is considered as fossil. Diatomous earth is skeleton of billions of diatom at seabed. Graphite, a carbon of organic origin used in lead, pencil, algal limestone and petroleum are all fossils. समुद्र के तल में बहुत सारे जीवाश्म जो होते हैं, समुद्र में बहुत सारे डाइटम होते हैं। बिलियंस ऑफ डाइटम सी बेड्स में होते हैं और ये सब मिलकर डायटमस अर्थ का निर्माण करते हैं, जो कि लेड पेंसिल में काम आते हैं। और एल्गल लाइमस्टोन और पेट्रोलियम ये सब क्या है? फॉसिल्स का। और लेड पेंसिल ये भी फॉसिल का, एल्गल लाइमस्टोन और पेट्रोलियम सब ये फॉसिल का ग्रुप है। इसके अलावा एक माइक्रो फॉसिल्स भी होते हैं। ये पादप अंगों के सूक्ष्मदर्शी खंडों के फॉसिल हैं जो विभिन्न कोल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। मेगा फॉसिल्स भी होते हैं। ये फॉसिल काफ़ी बड़े होने के कारण नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। सब फॉसिल्स ये अपेक्षाकृत अर्वाचीन निक्षेपों में
पाए जाते हैं, रिसेंट डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। डिराइव्ड फॉसिल्स, विस्थापित जीवाश्म ऐसे फॉसिलों को अपने से कम या अधिक आयु की शेलों में पाए जाते हैं। इंडेक्स फॉसिल्स, ऐसे फॉसिल्स जो संबंधित शेल की आयु का संकेत करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्यूडो फॉसिल्स पर। आभासी जीवाश्म, वास्तव में ये जीवाश्म नहीं है, किंतु इनकी आकृति पौधे या जंतुओं से मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें आभासी जीवाश्म कहते हैं। समटाइम्स rocks take the shape of some plant part or animal during formation and appear as fossil। कभी कभी रॉक्स जो है, रॉक उसका कुछ पार्ट जो होता है एनिमल के शेप में या प्लांट के शेप में दिखाई देता है, लेकिन और ये दिखता है कि ये फॉसिल है, बट द डिटेल्ड स्टडी क्लियरली इंडिकेट दैट दे आर नॉट प्लांट एनिमल बट जस्ट स्ट्रक्चर मिस्टेकन फॉर प्लांट और एनिमल रिमेन्स। लेकिन जब उसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो मालूम होता है कि या तो ये ना तो प्लांट के हैं फॉसिल हैं, ना एनिमल्स के हैं, और ये गलती से पादप या एनिमल रिमेन्स के समान दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम आभासी जीवाश्म या स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।